हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीबी हरीश। आज मैं बात करूंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस्लाम में स्टॉक मार्केट हराम है या फिर हलाल है। दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो इसको फॉलो करेंगे। यानी कि पहले हम इस्लामिक रूल्स देखेंगे, बिज़नेस रूल्स, ट्रेड रूल्स इस्लामिक क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन इस्लाम में कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग कैसे ट्रेड या स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी बात मैं कहूँगा, जो भी रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे रूल्स मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मुफ्तीज़, मौलानाज और स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने जो भी रूल्स डिफ़ाइन करे हैं इस्लाम के हिसाब से, जो भी रूल्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। मेरी अपनी पर्सनली कुछ रिसर्च नहीं है, मैंने सिर्फ रिसर्च करे हैं इसके रूल्स जो मुझे मुफ्ती ने, मौलानाओं ने बताए हैं, वो रूल्स मैं निकाल कर लाया हूँ, और फिर उसके हिसाब से मैंने मैच करा है इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट्स के जो भी सेगमेंट्स हैं उन सबको। तो इसके साथ जो है वो हम चेक करेंगे कि स्टॉक मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट्स इन इस्लामिक रूल्स पर परफेक्ट बैठ रहे हैं, और मुसलमान जो हैं वो कैसे स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो इस्लामिक रूल्स ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेसेस पे नज़र मार लेते हैं कि इस्लाम के हिसाब से क्या क्या रूल्स हैं और कैसे आप बिज़नेस या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, इस्लाम का जो है वो रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, पहला रूल बताता है कि जो भी आप बाय सेल करें वो गवर्नमेंट के नज़र में हो, यानी कि लीगल ट्रांजैक्शंस हो, और लीगली आप उस पैसे को लें। दोस्तों, लीगल का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका जो अमाउंट हो, जो आपका प्रॉफिट या जो भी आपका ट्रेड वैल्यू हो, वो बिल्कुल एक साफ़ पैसा हो, जिसमें कोई भी किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं हो, कोई सूद ब्याज नहीं होना चाहिए। और साफ़ पैसे का मतलब ये भी है कि उसमें कोई भी गलत काम जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए, गलत काम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, कोई भी बिल्कुल साफ़ काम हो, उसका साफ़ पैसा हो। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर बेचना है तो वो चीज़ पहले आपकी ओनरशिप में आना चाहिए, यानी कि जब वो चीज़ आपके कब्ज़े में आ जाएगी तो आप उस चीज़ को बेच सकते हैं, ओनरशिप से पहले आप उसको नहीं बेच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलिए अगर आपने कोई प्लॉट परचेज़ किया है, अब प्लॉट के आपने पूरे अमाउंट उनको पे कर दिया। अब आपने क्या करा कि अमाउंट तो पूरा पे कर दिया जितना का भी प्लॉट था वो, लेकिन आपने अभी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्री जिसे कहते हैं वो अभी नहीं हुई है, लेकिन उस रजिस्ट्री होने से पहले ही आपने किसी और पार्टी को बुलाकर वो प्लॉट ज़्यादा कीमत में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ओनरशिप में वो अभी प्लॉट नहीं आया था, लेकिन ओनरशिप में आने से पहले ही आपने दूसरी पार्टी को ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में, जैसा भी हो, वो सेल कर दिया। तो वो चीज़ इस्लाम में बिल्कुल मना है। जब चीज़ आपके कब्ज़े में आ जाए, जब आपके साइन हो जाएं, सारी चीज़ें आपके नाम हो जाएं, उसके बाद आपकी ओनरशिप में वो चीज़ है, आप उसको रखिए, बेचिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ओनरशिप में आने से पहले उस चीज़ को सेल नहीं करना है। रूल नंबर 3 आता है दोस्तों इस्लाम का, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो सामने वाली पार्टी को उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग यानी कि जुआ, सट्टा जिसे कहते हैं। सट्टे में आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो सामने वाली पार्टी को लॉस होना ज़रूरी है। जब तक उसको लॉस नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक आपको लॉस नहीं होगा सामने वाले को प्रॉफिट नहीं होगा। तो कोई एक आदमी हारता है, कोई एक आदमी जीतता है, तो वो चीज़ इस्लाम में पूरी हराम है, टोटली हराम है। उस पर सख्त तरीके से जो है वो पाबंदी लगी हुई है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो तो सामने वाले को लॉस हो। इसमें एग्जांपल अगर मैं प्लॉट का भी ले लूँ, तो मैंने आज प्लॉट लिया है, मान लिए 10 लाख का प्लॉट लिया है, 10 लाख का मेरा प्लॉट है, मैंने 2 साल बाद उसी प्लॉट को 15 लाख में आगे सेल किया, तो मेरा उसमें प्रॉफिट है। लेकिन मैंने जिसको सेल किया, अब वो उस प्लॉट पर घर बनाए अपना, या फिर उसको और 2 साल बाद 20 लाख का बेच दे, ये उसकी मर्ज़ी है। तो इसमें ना तो उसका कोई लॉस है, ना ही मेरा कोई लॉस है। और इस्लामिक रूल्स में 4th जो पॉइंट आता है, जो लास्ट रूल है, वो है कि हराम जो चीज़ें हैं इस्लाम में, उनसे दूर रहना है। जैसे कि मान लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर मार्केट की अगर बात कर लूँ, तो आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी गैम्बलिंग नहीं करती हो, यानी कि सट्टा नहीं लगाती हो, वो कंपनी फाइनेंस में नहीं हो, यानी कि इंटरेस्ट पे उसका प्रॉफिट नहीं हो। फाइनेंस में कंपनी हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट में प्रॉफिट नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इतनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है
वो सारी कंपनीज इंटरेस्ट बेसिस पर ही अर्निंग करती हैं। उनकी जो भी टोटल अर्निंग होती है वो सारी यहाँ पर मना है, हराम है। और वो कंपनी जो कि अल्कोहल में काम कर रही है, जो शराब बना रही है, वो कंपनी में ट्रेड इन्वेस्ट कुछ भी करना सख्त हराम है, उसमें आप नहीं कर सकते। अब जो है ये सारे 4 रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल्स को हम स्टॉक मार्केट से मैच करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट्स इन रूल्स की वजह से हराम और हलाल बन रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंट्राडे की, तो इंट्राडे में हम जो भी ट्रेड लेते हैं, देखिए इंट्राडे में जो होती है वो ट्रेडिंग होती है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो शख्स वहाँ पर बाय करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने इंट्राडे में सुबह ही एक क्वांटिटी बाय की है तो वो मेरा ऑलरेडी एग्रीमेंट रहेगा इंट्राडे में कि मुझे वो 3-3:15 बजे तक सेल करना ही है। अगर नहीं करूँगा तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और उसकी पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज़ जो है, जो एग्रीमेंट है, पहली चीज़ तो इससे ही इस्लाम मना करता है। जहाँ पर टाइम जोन आ जाता है वहाँ पर आपकी ओनरशिप नहीं आती है, और जाहिर सी बात है कि जब इंट्राडे में कर रहा हूँ तो शेयर्स पर मेरी ओनरशिप नहीं होती है, शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ओनरशिप का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैंने ले ली है मेरी ओनरशिप में है, अब उसमें मेरी मर्ज़ी है, मैं जब चाहे उसको बाय करूं, जब चाहे मैं उसको सेल करूं। किसी में भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील वगैरह ऐसी नहीं होती है कि मुझे 1 हफ्ते बाद सेल करना है, 1 महीने बाद सेल करना है, 1 साल बाद सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो स्टॉक को 1 दिन रखूँ, 2 दिन रखूँ, 10 दिन रखूँ या 10 साल रखूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो होती है वो ओनरशिप होती है, और इंट्राडे में हमें ओनरशिप नहीं मिलती है किसी भी स्टॉक्स की। तो सबसे पहली चीज़ इंट्राडे को हराम करने की यही एक रूल है इंट्राडे का कि उसमें ओनरशिप नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, इंट्राडे जो मिलेगा आप जब ऑर्डर लगाएंगे MIS का, तो MIS ज़ीरोधा में है, कुछ ब्रोकर्स में वो इंट्राडे के नाम से आता है। जो भी मतलब इंट्राडे में ऑर्डर लगते हैं, इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो आप 5000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब वो लीवरेज अलग अलग स्टॉक्स पर अलग अलग इम्प्लीमेंट होती है, उसके अलग रूल्स हैं, लेकिन लीवरेज मिलती है इंट्राडे में। और उस लीवरेज पर ब्रोकर्स जो हैं वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये आ जाती है इंट्राडे हराम होने की। और इंट्राडे में जब आप प्रॉफिट करते हैं तो सामने वाली पार्टी लॉस करती है, यानी कि आपने जिससे माल लिया है या तो उसने लॉस किया या आपने लॉस किया, यानी कि किसी ना किसी का लॉस होता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है वो आमने सामने बायर और सेलर्स में होते हैं। वहाँ पर इंट्राडे के ऑर्डर से इंट्राडे के ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं, जिनका प्राइस सेम होता है, उनमें बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। या तो सेल करने वाला वहाँ पर लॉस में जाएगा या फिर बाई करने वाला लॉस में जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंट्राडे तो यहाँ पर पूरी तरीके से हराम हो जाता है, और इंट्राडे में जो है वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी तकरीबन सेम होता है इंट्राडे में, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, और उनके अंदर आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और दूसरी चीज़, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही चीज़ें वर्चुअल हैं, इसकी कोई भी फिज़िकल फॉर्म नहीं है। ये पूरे तरीके से वर्चुअली काम करती हैं, यानी कि स्क्रीन पर नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं और उससे प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक का फ्यूचर्स बाय किए हैं या सेल किए हैं तो उस चीज़ से जो है वो कंपनी को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका अमाउंट कंपनी को नहीं जाता है, यानी कि वो आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। इसीलिए किसी को भी आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 साल या 2 साल की नहीं है, वहाँ पर आपने किसी को भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं देखा होगा करते हुए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं वो इस वजह से हराम हो जाते हैं, और क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर हराम हैं तो फिर कमोडिटी भी हराम हो जाती है, क्योंकि कमोडिटी भी सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ही काम करती है। कमोडिटी में अब चाहे आप गोल्ड पर काम करें, सिल्वर पर काम करें या कॉपर पे काम करें, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी मेटल या किसी भी कमोडिटी में जो है वो आप काम करें, वो सारी ही कमोडिटीज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करती हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होने की वजह से वो हराम हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि यार बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कमोडिटीज़ में काम करते हैं। तो देखिए, करने को तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन इस्लाम किस चीज़ में क्या बोल रहा है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। जो लोग काम करते हैं, जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने ही पास से
कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी बनाकर आपको जो है वो बताएंगे जिससे कि वो सही साबित हो जाए और उनका काम चलता रहे। क्योंकि जब किसी को कहीं से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है और आप उसी काम को करने से उसको रोक दो, तो वो रोक पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुफ्ती की बात नहीं मानते हैं या मौलानाओं की बात नहीं मानते हैं और अपने ही तरीके से अपनी ही नई नई चीज़ें निकाल कर उस चीज़ को हलाल करार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है, हमें उस पर गौर करना है सिर्फ। क्योंकि किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करने का फतवा आप खुद नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको मौलवी या मौलाना मुफ्तियों से मिलने की ज़रूरत है। वही उस चीज़ पर डीप रिसर्च करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, उन फील्ड के जो महारती हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और उसके बाद वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। जिन मौलानाओं से मैंने ये बातचीत करी थी वो मौलाना खुद स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी डीप रिसर्च करी होगी इस चीज़ पर और कितनी बारीकी से बताया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे हराम हो गया है, कमोडिटी हराम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन हराम है। जो सेगमेंट बचता है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल हराम नहीं है मुसलमानों के लिए। बस शर्त उसमें यह है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं बनाए, यानी कि शराब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे। वो कंपनी कोई भी नशीला जिसमें पदार्थ होते हैं, जैसे सिगरेट, जैसे आईटीसी है, आईटीसी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो सिगरेट में भी जो है वो नशीले पदार्थ होते हैं। किसी भी नशीले पदार्थ पे वो कंपनी काम नहीं करे, वो आपके लिए हलाल है। दूसरी चीज़, वो कंपनी गैम्बलिंग नहीं करती हो। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो गैम्बलिंग का जिनका बिजनेस है, जिनके कसिनो हैं, कसिनो के जो बिजनेस हैं, जिनके बिजनेस मॉडल्स हैं, तो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरेस्ट पर जिनका प्रॉफिट है, जैसे कि बैंक्स हो या NBFCs हो, तो इनमें जो है वो इन्वेस्ट करना पूरा हराम है। उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है वो सूद पर होता है, ब्याज पर होता है। और इंटरेस्ट जो है, सूद और ब्याज, ये इस्लाम में एक बहुत बड़ा जुर्म है, यानी कि सबसे ऊंचा। इंटरेस्ट आप बिल्कुल नहीं ले सकते और इस्लाम इंटरेस्ट को जुल्म बताता है, यानी कि किसी ने मजबूरी में आपसे कुछ मदद के लिए पैसे लिए और आप उसी अमाउंट पर उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, तो ये बिल्कुल ही हराम है इस्लाम में और बहुत ज़्यादा सख्त गुनाह है। अब जो हलाल कंपनियां हैं वो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है। आप रिलायंस ले लिए, रिलायंस का क्रूड ऑयल का बिज़नेस है, रिफाइनरी है, काफ़ी हलाल, सारे तकरीबन हलाल बिज़नेस हैं। जो जियो और जियो फाइनेंस जो उन्होंने निकाले थे अभी, उसमें थोड़ा सारा कुछ मेल हो रहा था रिलायंस के स्टॉक में, लेकिन अब उन्होंने भी अलग कर दिया है उसको, क्योंकि इनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेनी होती है गल्फ़ कंट्रीज़ से। तो इस वजह से इन्होंने जितने भी इनके सूद ब्याज के जो बिज़नेस थे उसको इन्होंने जियो फाइनेंस में कर दिया है और रिलायंस अभी पूरा प्योर है जिसका एक हलाल बिज़नेस चल रहा है। दूसरी आप TCS ले लिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आती है और IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी। उसका बिज़नेस पूरा हलाल है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। साथ में आप जो है वो और कंपनीज़ हैं, विप्रो है, आप जो है वो विप्रो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट है, ACC है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बेशुमार कंपनीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हलाल स्टॉक्स की लिस्ट आपको जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि टिकर टिप में एक स्पेशल वॉच लिस्ट है, एक स्पेशल उनकी लिस्ट है जिसमें आप पूरे हलाल स्टॉक्स हैं और उन्हीं इस हलाल स्टॉक्स में आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो तो कंपनी के फंडामेंटल ज़रूर देखें, कंपनी के बिजनेस मॉडल देखें, कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, कंपनी के बिजनेस में कितना आगे चल के स्कोप है और कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर एनालाइज कर तभी इन्वेस्टमेंट करें और जो कंपनी बेस्ट लगे, जो कंपनी हलाल हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट्स निकाले थे और जो मुफ्तीज़ की जो रिसर्च है स्टॉक मार्केट पर, वो आपके सामने लाने की कोशिश करी है।
बाकी स्टॉक मार्केट में मुसलमान जो हैं वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना है। आप आराम से काम कीजिए, हलाल स्टॉक्स देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे रिटर्न भी इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। मार्केट में रिस्क हर जगह है, तो अपना डीप एनालिसिस करें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एनालिसिस करें अपना और थोड़ा सा सीखें स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैंने खुद कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इनके जो लिंक है वॉच लिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।